ये सबसे पहले जरा पेज नंबर 404 निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट करना था। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर का ऑर्डर नहीं कंप्लीट करना था, ये कर लिया। चलिए देखिए, बात ये है कि बड़े बड़े सवाल तो बंदा करता रहता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो आखिरी दिन तक आप कर लेंगे। तो इस वक्त जो अब मैं ओवरहेड्स में कभी जाता हूँ, कभी लेबर में जाता हूँ, इस तरह के काम देता हूँ, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। उसका इतना इशू नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा ध्यान जरूर दिया करें। ठीक है, तो ये वाइंड अप है। कौन सा सवाल है ये? नाम इसका क्या है? यही नंबर क्या है? ये क्लास में पूरा कर तो लिया था, और वो अभी भी रहता है। सबसे पहले जरा ऑर्चर्ड निकालिए, जरा ऑर्चर्ड फाइनल करो, पेज नंबर 284। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया, पेज नंबर 404 वाला। बाकी रिंग के लिए जरा दिन दे दें, जरा रिंग जरा बच्चे आज कुछ और कर लें, फिर कल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं संडे को सही। पेज नंबर 284 पे जरा कर ली, ऑर्चर्ड जहां तक हुआ था इतना रिवाइज करेंगे। प्लीज देखा करें यार, कहाँ तक हुआ था, देखना तो देख लेना। नहीं वो तो गालिब है, कहाँ तक हो गया? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर्स क्या थी, ये समझ आ गई? और कॉस्ट पर, सॉरी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, नहीं ये तो क्लियर है ना? आखिर बेटा बात अब ये हो रही थी, दोबारा जरा डाटा देखें क्वेश्चन का। हमें चाहिए था कि कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, हमें कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। तो उसमें जो वेरिएबल्स आए थे, जो चीजें आई थी, वो जरा ढूंढने जरा जी। एक तो एनुअल सेल दी हुई थी 0.1, दोबारा करने की फिगर्स देखो। देन फिर हमें प्रोजेक्शंस दी हुई थी नेक्स्ट ईयर की, हमने लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में वर्किंग करनी थी। तो वहां लिखा हुआ था कि सेल वॉल्यूम ने इंक्रीज हो जाना है, तो देयरफॉर दोबारा कैलकुलेट कर लेना। 72,000 ने कितना हो जाना है? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो 90,000 सेल क्वांटिटी है। फिर डाटा पढ़ के ये लग रहा है कि स्टॉक्स भी मेंटेन हो रहे हैं, और लास्ट टाइम में फिर पता चल रहा है कि जो स्टॉक्स हैं उन्होंने चेंज भी होना है। तो जब स्टॉक्स बदल जाएंगे तो फिर सेल क्वांटिटी और परचेज क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, तो बोल देंगे जरा, हम किस चीज की डिमांड ढूंढना चाह रहे हैं? हम परचेज निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टॉक का पता चला, ऐसे था सर? आना किस साल से किस साल में? किस साल से किस साल आना? लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर आना चाहिए। तो लास्ट ईयर के एंड पे जो स्टॉक पड़ा होगा वो हमारे लिए ओपनिंग होगा, और फिर जो करंट ईयर के एंड में स्टॉक पड़ा होगा, सॉरी करंट ईयर नहीं करना चाहिए, सॉरी, नेक्स्ट ईयर के एंड पे जो स्टॉक पड़ा होगा वो फिर क्लोजिंग होगी। तो उसके लिए फिर हमने ये डिसाइड किया था कि बोर्ड पे देख लो जरा, दो फिगर्स मैंने हाईलाइट की थी, इन फिगर्स पे गौर करें क्या लिखा हुआ। 5 लाख रुपए की होल्डिंग कॉस्ट आ रही है,
हाँ जी मंथली है और नीचे भी मंथ है, देयरफॉर इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। और 80 रुपए के है एक यूनिट को रखने की कॉस्ट है। तो यहाँ से क्या पता चल सकता है? तो ये छोटी सी मैं एक वर्किंग अभी आपके सामने करूंगा, पहले मेरे ख्याल देख लेना आराम से। 5 लाख रुपए हैं, होल्डिंग कॉस्ट के रुपीज हैं ऐसे, और 80 रुपए क्या है? एक यूनिट को रखने का खर्चा। हाँ जी दोनों पर मंथ है, इसलिए हमें बेस चेंज करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख पर एनम को दिया होता और 80 रुपए पर मंथ होता, तो या तो उसे भी पर मंथ बनाए या इसे पर एनम बनाए, लेकिन इस वक्त शायद ये वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं। आंसर आया हमारा, ये क्या होगा 605? ये कौन से यूनिट्स होंगे जो हमने रखे हों, हमने स्टॉक के तौर पर रखे होंगे। एक इशू और था, फिर आप बाकी आराम से लिखिएगा, पहले थोड़ा डाटा देख लेंगे। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद शायद यही वर्किंग थी। सेफ्टी स्टॉक पे है, क्या सेफ्टी स्टॉक भी रखा होगा? तो अब ये 6250 में डेफिनेटली नीचे जरा जाए पॉइंट नंबर 4 में, वहां तो वो कुछ एक्सक्लूडिंग की बात करके फिर कुछ बता रहा है। अदरवाइज अब 6250 में क्या सेफ्टी स्टॉक भी होना चाहिए? उसके पे भी होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है लाइक अदर यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये किस पीरियड का स्टॉक आ गया हमारे पास? पिछले पीरियड का क्लोजिंग बन के हमारे लिए फिर ओपनिंग हो जाएगा। अब लास्ट लाइन पे अब कहता है क्लोजिंग स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल वॉल्यूम, लेकिन साथ ब्रैकेट में कहता है कि इसमें सेफ्टी स्टॉक एक्सक्लूड करके वेरी करेगा। तो देयरफॉर आप बोर्ड पे दोबारा देखें। अब मैंने क्लोजिंग अगर निकालना है तो 6250 में कौन सा सेफ्टी स्टॉक होगा? पुराना, उसे क्यों माइनस कर रहा हूं? ताकि क्या आ जाए मेरे पास? मेरे पास वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाए जिसने वेरी करना, लेकिन बाद में जरा पूरी कर लूंगा। तो जो भी ये फिगर आएगी इसमें फिर सेफ्टी स्टॉक का फैक्ट खत्म हो जाएगा। और अब सेल के साथ वेरी करना, इस तरह के सेंटेंसेस आप समझ आने चाहिए। वेरीज इन लाइन विद सेल वॉल्यूम, अब सेल वॉल्यूम ने कितना बढ़ना है, तो इसका मतलब फिर स्टॉक ने भी 1.25 हो जाना। किसने हो जाना? किस स्टॉक ने? अब पूरा सेंटेंस पढ़ लेना, क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग, तो यहां तक जो आंसर आएगा ये एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। लेकिन आप प्रोजेक्शंस देखें जरा, क्या सेफ्टी स्टॉक नेक्स्ट ईयर में वैसे रखना चाहते हैं हम? लेकिन वो रखना कितना चाहते हैं? तो 2500 फिर मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? ताकि टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। जी जी नहीं वो स्टॉक देखें, थोड़ा सा हम रिलैक्स होकर अगर सोचें, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक्स होते हैं ये एज ऑन होते हैं, और फिर अगर फॉर एग्जांपल साल के शुरू में पड़ा और एंड में पड़ा तो हर मंथ के एंड में भी शायद यही पड़ा होगा, फिर यही ओपनिंग क्लोजिंग बनता रहेगा। फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स आपने साल के शुरू में रखने हैं और आपका प्लान ये है कि आपने 500 यूनिट्स पूरा साल रखने हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ, तो कैसे रखने? अगर आप जनवरी की वर्किंग कर रहे हैं तो जनवरी के स्टार्ट पे कितने होंगे, एंड पे कितने होंगे? पूरा महीना रहे होंगे तो होंगे। फर्स्ट करें मैं आपसे कहूँ कि हर महीने स्टॉक ने 10% बढ़ना है, पूरा साल स्टॉक रखना है और इसने हर महीने 10% बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल 500 ओपनिंग है, नहीं बोले वैसे ही सोच लेते हैं। अब क्लोजिंग कितना बनेगा? 10% ऐड हो जाएगा, मतलब जो भी फिगर बनेगी 550 या 550 ऐड हो जाएगा ना 10%, तो ये फिर क्लोजिंग होगा। फिर अगर अगली दफा बढ़ना है, अब ये मेंटेन हो रहा होगा, तो ये अगर ओपनिंग है क्लोजिंग है तो फिर ये शायद मंथली इस तरह आ रहे होंगे। क्या खाना मतलब ऊपर जाए जहाँ कंफ्यूज है, मंथली डेटा दिया नहीं, लेकिन किसी भी मंथ के एंड पे इस तरह ही 6250 मेंटेन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। एवरेज मंथली कॉस्ट पर मंथ मतलब 6250 मेंटेन है, तो कब 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 रखा होगा ये? हर महीने के एंड पे और मार्च के एंड पे भी।
मार्च के एंड पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड लाइन में बताया फर्स्ट अप्रैल, तो मार्च के एंड पे मींस फर्स्ट अप्रैल के स्टार्ट पे। ठीक है, ठीक है सर, मुझे हेडिंग्स लिखवा देंगे, ये जो फिगर्स मैंने निकाली हैं क्या? नहीं मतलब ये 6250 क्या निकाला सर मैंने? नहीं सर, अब अपने लिए क्या हो गया, फाइनली ओपनिंग हो गया ना, ये ओपनिंग हो गया, और फिर नीचे क्या फाइंड आउट किया मैंने? अपने पीरियड के एंगल से, तो जहाँ तक लिखना पड़ता है। एक्सक्लूड इसलिए किया क्योंकि वो कहता है लास्ट लाइन प्लीज कि जो वेरी करना है स्टॉक ने इन लाइन विद सेल, वो एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक में करना। नहीं मतलब मैंने उसको निकाल दिया। नहीं एक मिनट चांस तो दिया। 6250 में कौन सा सेफ्टी स्टॉक होगा? ये पिछले पीरियड का निकाला ना, तो वो मैंने निकाल दी। लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर जरा देखें अगर हम, तो अब उसने सेफ्टी स्टॉक 2500 रखना। फर्स्ट करें, वो कहता है कि सेफ्टी स्टॉक सेम ही होगा, बताया मैं कैसे वर्किंग करता। इवन देन मैं 6250 में से पहले 2000 माइनस करके वेरिएशन निकाल लेता और बाद में 2000 लेता। अगर मैं 6250 का एज इट इज ले लूंगा तो उसमें सेफ्टी स्टॉक भी शायद 1.25 हो जाएगा। तो अगर उसे एक्सक्लूड करके करना है तो पहले एक्सक्लूड कर दें, बाद में इंक्लूड कर लें। स्टॉक रख तो रहे हम और उसकी फिर क्वांटिटी भी चेंज कर रहे हैं। और सर क्वांटिटी पे तो नहीं आना यार, कमाल है यार साहब, क्यों मुझे इस टाइम ध्यान लेता है? पॉइंट नंबर 3 देख तो सही, वो कह रहा है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन आवर कॉस्ट। यार अभी तो यूनिट्स आए हैं, बाकी आप जो कम करेंगे वही आएगा। यूनिट्स में इन्फ्लेशन तो नहीं ना लेनी यार, कॉस्ट पे इन्फ्लेशन होती है। क्या खाना? अगर आपको 5 मोबाइल पड़े, इन्फ्लेशन है 20%, तो साल बाद कितने मोबाइल हो जाएंगे? नहीं मोबाइल कितने हो जाएंगे, मैंने कब कहा महंगे नहीं होंगे, मोबाइल कितने हो जाएंगे? फिर इन्फ्लेशन होगी खुदा ना खासा 50%, मोबाइल कितने होंगे? क्वांटिटी तो नहीं ना चेंज होगी यार, कॉस्ट पे अमाउंट पे इन्फ्लेशन होगा, इतना भी जज्बाती ना हो यार। ये बेटा क्लियर है प्लीज सारे, माइंड अप करें सर आप ये बहस। आंसर क्या आएगा ना क्लोजिंग में? 7813 सर, बस कर नहीं पड़ता। 6250 7813, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? अभी भी एक काम रहता है और वो आपने प्लीज अब सही बताना, मेरा ख्याल है कल वाला सवाल जो आपने घर में किया है उसमें भी आया सर, आया सर, दोनों में आया, जिन्होंने जमाल किया उसमें तो क्लास में ही आ गया था, और जिन्होंने दूसरा रिंग भी किया उसमें भी आया था। और अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग मेरे जैसे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों नहीं देखे। यहाँ तक लेजर बैलेंस करके परचेज क्वांटिटी बताएं। 91563 में क्या प्रॉब्लम रह गया? ढूंढे 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 ढूंढे, लास्ट वर्किंग आपने करनी है, बस करने अब ये बैलेंस करनी है सबने। नहीं अभी इस 91563 का मीनिंग क्या है? पेंडी को मीनिंग अगर बताएगा। नहीं हमारे पास पहुंची है, ये स्टॉक का लेजर है, इतनी हमारे पास पहुंचनी चाहिए। नहीं इतनी पहुंचनी चाहिए नेक्स्ट ईयर में। सर इतनी पहुंचनी चाहिए सर, तो इतनी खरीदनी पड़ेगी बस। सही सही कॉन्टेक्स्ट क्लियर करें, कॉन्टेक्स्ट क्लियर करें, क्या हमारे स्टॉक में इतना आना चाहिए? तभी वो ओपनिंग क्लोजिंग से एडजस्ट होके सेल बनेगा ना 90,000। कितना पहुंचना चाहिए? तो क्या रास्ते में कोई लॉसेस हैं? तो सही फाइनल करें। 97407 ट्रांजिट लॉसेस ऑफ परचेजेस, परसेंटेज ऑफ परचेजेस 6%। क्या आपको परचेज ज्यादा करना पड़ना है? सर ज्यादा करना पड़ना है सर, कैसे वर्किंग करूंगा सर? लास्ट ये 91563 कितना पहुंचा है, कितने परसेंट पहुंचेगा? ये परचेजेस का कितने परसेंट पहुंचेगा? सही बताएं, सही बताएं, परचेजेस का कितने परसेंट पहुंचेगा? वो क्यों?
और यार 10% लॉसेज हैं यार, हम किस साल की वर्किंग कर रहे हैं? ये डिवाइड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 94 कैसे पहुंच गया मैं? 6% losses. So what should be the quantity that should be purchased? 97407. जी जी ठीक है, मैं जानबूझ के कहा। Where is the सवाल? चीजें आसान नहीं है सर, मुसलसल एफर्ट रिक्वायर्ड है। कब तक? नहीं 12:15 बैठे, 12 के चक्कर में ना रही है, पेपर फुला दीजिए। ये हरी क्लियर है सर? सर चलिए जी वाइंड अप करें, ये ओके निकालना था, इसी को निकालना। एनुअल डिमांड कितनी लिखो? 97407। ये फाइनल आंसर बताएं। 2528। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जो जरा ट्रिकी से हो जाते हैं, बल्कि इस तरह करें, आज इसको सबसे पहले होमवर्क रखें। करना आपने ये है कि इस सेम सवाल को चाहे देख लें पहले, फिर रजिस्टर बंद करें, सवाल सामने रख के कीजिएगा, इवन देन आप महसूस करेंगे सही नहीं हो रहा, तो फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्यों सही नहीं हो रहा। वरना अगर सिर्फ आंसर देख के टिक लगा लेंगे वो हो जाना। तो प्लीज आंसर देख लें, ठीक है, लेकिन स्टिल आंसर बंद करके काइंडली जरा 10 मिनट दोबारा सोचना। सोच लेंगे प्लीज? यस सर। सर सोच लेंगे सर? देन सर जरा क्वेश्चंस की गेम जारी है, और गेम ऑन करें जरा। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बताइए। 284। जी रिंग वाला क्वेश्चन नहीं बेटा, रिंग करते हैं, रिंग का इतना इशू नहीं है। ये जरा इस तरह की फिर लिया जरा पहले खत्म। पेज नंबर 1 मिनट होना है, 291। जिस तरह कुछ प्रोबेबिलिटीज की गेम आ रही है, तो आए जरा बात जरा सही तरह आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग है पहले पेज नंबर 291, जरा मेरे साथ पढ़ने वाला। इन्वेंटरी लेवल्स एंड बफर स्टॉक। ये कुछ बातें जरा हो चुकी हैं, जरा एक दफा दोबारा पढ़ लें जरा मेरे साथ। एन एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, पेन हाथ में रखें, एक स्टोरी सी पढ़ रहा हूं। A business entity shall always maintain certain levels of inventory. These levels are reorder level किसे कहते हैं? जिस पे हमने ऑर्डर दिया यूनिट स्टोर रूम में। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक किसे कहते हैं? एवरेज से जितना अबव रखें, तो अवॉइड स्टॉक आउट। फिर एक मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है। So far it has been assumed that when an item of material is purchased from a supplier, the delivery, वैसे तो हम शायद थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं इससे, the delivery from the supplier will happen immediately. In practice, however, there is likely to be some uncertainty about when to make a new order for inventory in order to avoid risk of running out of inventory before the new order arrives from the supplier. दोबारा पढ़ें sentence. However, हो सकती है uncertainty से। The period of time के underline करो between placing a new order and receiving the delivery of the same is called as lead time. Could be in days, weeks, or months. On the basis of this lead time, the companies determine the level of stock
at which the order should be placed to avoid stock out situation. The level at which new order is placed is called as reorder level का formula क्या है? नहीं पिछले पेजेस पे जाए जरा ढूंढना पता है आपको पता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ढूंढना हाँ जी सर्टेन दुनिया में डिमांड इन डेज या वीक्स मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज या वीक्स और अगर अनसर्टेन दुनिया मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम ठीक है तो रीऑर्डर लेवल का जो ताल्लुक है ना ये लीड टाइम से क्या ख्याल कितने दिन लगने तो जितने दिन लगने आने में उतने दिनों का स्टॉक रखना और अगर अनसर्टेनिटीज है तो फिर मैक्सिमम जितने दिन लग सकते हैं मैक्सिमम जितनी डिमांड जा सकती है उसके हिसाब से रखना सच रीऑर्डर लेवल is determined using the average consumption during the lead time. However, sometimes the demand during the lead time exceeds expectations. In such case, if the demand is not fulfilled, the customers may move to the competitors and result in loss of profit and goodwill. Also, the delivery may delay the expected time, due to which the company may fail to produce the expected demand, which again result into loss of profits. To avoid risk, such a risk, the company maintains a level of stock which is called as safety stock. ठीक है वही पुरानी बात है if the cost of holding safety stock अब ये वाली बात जरा अंडरलाइन कर लें if cost of holding safety stock is greater than the cost of stock out the business would be incurring more loss क्या मतलब अब देखिए सेफ्टी स्टॉक आप रख रहे हैं सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं कि उसको होल्ड करने का खर्चा है क्यों रख रहे हैं ताकि स्टॉक आउट का नुकसान ना हो अब जरा ये ज़हन में रखें दोबारा पढ़ें अगर क्या किससे ज्यादा हो जाए अगर रखने का खर्चा ज्यादा है और स्टॉक आउट का खर्चा कम है तो फिर इसका मतलब हमें शायद नहीं ज्यादा रखना चाहिए फिर हम इसका मतलब ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं अब वाइस वर्सा ना बोले वाइस वर्सा अगर होल्डिंग कॉस्ट कम है और स्टॉक आउट का खर्चा नुकसान ज्यादा है तो फिर रख लेना चाहिए फिर बेनिफिट है रखने Therefore, a level should be set where the cost of holding stock out plus the cost of holding the safety stock is minimized. तो इंशाल्लाह ये बहस करते हैं कैसे. Stock out क्या? At the opportunity cost of running out of the stock. As the stock out occur when there is demand but no stock is available. Therefore, a loss of profit which could be earned had the stock being available. ठीक है It also leads to loss of customer goodwill. एक तो प्रॉफिट का नुकसान है गुडविल का नुकसान है as the customer may move to the products of the competitor the customer is permanently lost तो फिर सिर्फ इस प्रोडक्ट का नुकसान नहीं है फ्यूचर प्रोडक्ट के प्रॉफिट का भी नुकसान है परमानेंटली बेचारा चला गया एक तो ये है ना उसने आज नहीं खरीदा एक ये भी है वो अगले साल भी उसने आना था या अगले महीने भी आना था तो आपको परमानेंटली चला गया So once the stock out has been estimated, the cost of holding safety stock should be compared for various demand levels. This can be done using probability theory by attaching probabilities to different potential demand levels. करना सर जी अभी हमने जरा काइंडली वापस जाएं जहाँ रीऑर्डर लेवल्स पढ़े थे हमने रीऑर्डर लेवल्स जहां पढ़े थे पेज नंबर बताइए 275 वहां हमने जो ये नहीं 275 के एंड में छोटा सा पैराग्राफ अगले स्टार्ट हुआ 274 बिल्कुल एंड से जो 274 के एंड में रखना उसकी फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई थी हाँ जी पहली लाइन ये ध्यान में रखना जो अभी तक हमने डिस्कशन की है वो ये है कि हम चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो
अब हम ये बात करने लगे कि मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक सम रिस्क, इन अ सेंस कि रखने से फिर होल्डिंग कॉस्ट भी तो पड़ती है। एक तो ये कि एक स्टोरी है कि हमने स्टॉक आउट होने नहीं देना, चाहे होल्डिंग कॉस्ट जितनी मर्जी पड़े। हम गुडविल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कस्टमर मूव करें, तो हम मैक्सिमम रख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम रख लेंगे तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो अब हमने ये देखना है, हमने ये पढ़ना है कि मैनेजमेंट में भी समटाइम्स विलिंग होके चलें, रिस्क लेके देखते हैं, अल्लाह मालिक। तो अब अगर रिस्क सिचुएशन आ जाएगी तो फिर बीच में प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, इन अ सेंस कि मैक्सिमम डिमांड होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 1000 यूनिट्स के कितने परसेंट चांसेस हैं, 800 के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो अब हमने जरा प्रोबेबिलिटीज की तरफ जाना है, और इस केस में हम कुछ ना कुछ स्टॉक आउट शायद एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे टू सेव द होल्डिंग कॉस्ट। पहले क्या पढ़ा हमने कि हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि होल्डिंग कॉस्ट क्या आ रही है, हमारा कंसर्न क्या है, स्टॉक आउट ना हो। तो स्टॉक आउट ना हो और सर्टन दुनिया तो डिमांड इनटू लीड टाइम, और अगर अनसर्टन दुनिया तो मैक्सिमम मैक्सिमम। अब हम किस दुनिया में जा रहे हैं, जो रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी की दुनिया में मैनेजमेंट इज विलिंग टू एक्सेप्ट सम रिस्क, और उसके लिए फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी टेबल सेट होता है और उसके मुताबिक फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो आने जरा ये थोड़ी सी बात में रखते वापस, अभी सुना है लफ्ज प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यूएम भी एग्जाम है। एक स्टोरी थी, एंड में देखने पर एक क्वेश्चन करता है, यू नीड जस्ट कंसंट्रेशन, नथिंग एल्स। है गेम डिफरेंट नहीं, सारी मैं बातें करता हूँ लेकिन आपने ध्यान जरूर रखना। पहले जरा एक लास्ट में पेज नंबर 291 के स्टोरीज पढ़ना। The probability table can be prepared for each possible reorder level under consideration. We can calculate probable demand in the lead time between order and delivery. अब ये बातें पढ़ के पता चलता है क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है। लीड टाइम के दौरान क्या डिमांड हो सकती है, उतनी डिमांड की कितनी प्रोबेबिलिटी, उतनी कितनी। फिर रिस्क ऑफ हैविंग एक्सेस इन्वेंट्री एंड इट्स कॉस्ट, एंड द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एंड देयर कॉस्ट। अब ये सब एस्टिमेट्स करेंगे फ्यूचर के लिए, और फिर वहां से कोशिश करेंगे एक मैक्सिमम बेस्ट लेवल सेट हो सके जिसमें खर्चे मिनिमाइज हो रहे। The reorder level selected might be the reorder at which the expected value of cost is minimized. आज एक एग्जांपल देखते हैं। Entity X uses item Z in its production process. It purchases item Z from an external supplier in batches. For item Z, the following information is relevant. Holding cost 15 rupees per unit per annum per unit per year. स्टॉक आउट कॉस्ट वर्ड बार बार अब आएगा, क्या मीनिंग इसका, मतलब कम से कम पैसे ध्यान में रखें, पैसों का नुकसान। गुडविल तो डेफिनेटली क्वांटिफाई करना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम क्या ध्यान में रखें कि एक यूनिट अगर ना कस्टमर आया और हमारे पास वो चीज नहीं है, तो वो चीज ना होने की वजह से हमें क्या नुकसान होगा, उन पैसों का नुकसान होगा जब नहीं कमा सके। तो कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, अगर फिक्स कॉस्ट है वो शायद कांस्टेंट रहनी है, तो कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, कुछ ना कुछ ये वर्ड ध्यान में रखें। तो कितने रुपए का नुकसान हमें लग रहा है स्टॉक आउट, 5 फॉर एवरी स्टॉक आउट यूनिट, 5 रुपए हमारा प्रॉफिट है शायद हर यूनिट का। समझ आ रहा है क्या, कस्टमर आया, हमारे पास ये यूनिट अगर ना हुआ तो हम 5 रुपए नहीं कमा सकेंगे, दिस इज स्टॉक आउट कॉस्ट। लीड टाइम किसे कहते हैं, आज अगर ऑर्डर दें तो हफ्ते बाद डिलीवरी आएगी इस डाटा के मुताबिक। EOQ 270 यूनिट्स, ये क्या बताता है EOQ, ठीक है इकोनॉमिक तो ठीक है, ये क्वांटिटी बताता है, मतलब हम 270 यूनिट्स का एट अ टाइम ऑर्डर देते हैं।
और वो 270 यूनिट्स का ऑर्डर कितने दिन बाद आता है? इस तरह से लिंक नहीं चीजें आपस में। तो लेट्स अज्यूम, मतलब अकॉर्डिंग टू डाटा एक ऑर्डर साइज हमें ईओक्यू के लेवल पे दिया हुआ है। क्या ये जरूरी है कि ऑर्डर साइज हमेशा ईओक्यू हो? हमेशा ईओक्यू होता है यार, समटाइम डिस्काउंटेड लेवल ज्यादा बेहतर हो सकता है। ऐसे ही जैसा कल आपने जमाल वाले जो क्वेश्चन किए उसमें ईओक्यू की बहस ही नहीं थी, उसमें शायद 3500 सेलेक्ट हुआ बदल। ठीक है, जहां कॉस्ट बची सर, ऑर्डर साइज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईओक्यू। नहीं, रीऑर्डर लेवल क्या चीज है? हम कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर देंगे। एंटिटी ऑपरेट्स 48 वीक्स ईच ईयर। वैसे 52 वीक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन शायद ईदों की छुट्टियां वगैरह होनी चाहिए सर। वैसे ही सर्दियों के कर लें, गर्मियों का। वीकली डिमांड फॉर द यूनिट Z फॉर प्रोडक्शन इज वेरिएबल एज फॉलोस। हफ्ते में, ये हफ्ता क्यों यहाँ रेलिवेंट है? लीड टाइम है उस हफ्ते में, वो जो लीड टाइम है, डिमांड हमारी वेरिएबल रहती है, वो सर्टेन नहीं है। यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग द लीड टाइम, एक हफ्ते में कभी कभी 70 यूनिट्स चाहिए होते हैं। ये सही बोला मैंने? लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%। क्या मतलब? 10% चांस है कि 70 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी इन लीड टाइम, इन 1 वीक लीड टाइम। जी फर्स्ट वीक ऑफ मंथ के नहीं सर, एवरी फर्स्ट मंथली नहीं प्लीज, ऐसे वीकली नहीं सर। मतलब और सर जी अगर फर्ज करें हमने साल में 10 ऑर्डर देने हैं, तो क्या 10 लीड टाइम नहीं होंगे? 10 लीड टाइम होंगे एक हफ्ते के। इस पूरे 48 हर हफ्ते ऑर्डर देना? ये हर हफ्ते ऑर्डर तो नहीं देना है। ये एक वीक क्या मतलब है? जब भी ऑर्डर देंगे एक हफ्ता लगेगा। तो अगर एक ऑर्डर देंगे पूरे साल में तो वो वाला एक हफ्ता लगेगा। अगर 2 ऑर्डर देंगे नहीं तो कौन से 2? एक उसके लिए पहले वाले के लिए, दूसरे वाले। अगर 5 देंगे इकट्ठे लगेंगे, जब जब ऑर्डर देंगे तब तब लगेंगे। अब उन हफ्तों में जो भी हम ऑर्डर देंगे किसी एक हफ्ते में लीड टाइम के दौरान 70 यूनिट्स की डिमांड की प्रोबेबिलिटी 10% है। क्लियर अब बात? क्या वही 80 के सामने 20% का मीनिंग क्या है? एक हफ्ते के लीड टाइम में 80 यूनिट्स तक भी गेम जा सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है मेरा। और ये गेम जा सकती है 90 तक भी और 100 यूनिट्स तक भी। और 90 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? और 40% प्रोबेबिलिटी है। अब फर्स्ट सिर्फ फुल कंसंट्रेट करना जरा, ये छोटी सी बस एक बात ऐसी है जो अगर सही समझ आ गई तो बात खत्म है, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन था। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं विलिंग हूं 100% रिस्क लेने पे, मैं विलिंग हूं, अल्लाह मालिकत देखी जाएगी, तो बताएंगे मैं कितने यूनिट्स रखूं? नहीं 70 पे मैं क्यों रखूं? अगर मैंने 70 रख ली है, कंसंट्रेशन से देखिएगा मेरा आंसर मैं क्या दे रहा हूं। मैंने अगर 70 रख ली है तो मैंने 10% रिस्क तो कवर कर लिए। फिर तो इसका मतलब मैं बस 90% रिस्क लेने को तैयार हूं। अगर मैं 69 रखता हूं तो क्या 69 होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? या मैं 70 से कम रखता हूं तो क्या मैं 100% रिस्क लेने को तैयार हूं? क्योंकि उनकी तो प्रोबेबिलिटी कोई नहीं। इन सबको मिला के क्या 100% प्रोबेबिलिटी बनती है? 70 का चांस, 80 का चांस, 10 यूनिट्स का चांस कितना? 10 यूनिट्स एक वीक में इस्तेमाल होने का चांस कितना है? कोई नहीं। 20, 30, 40। तो अगर मैं 40 यूनिट्स रख लूं, अगर मैं 100 यूनिट्स रख लूं तो बताएं मैं कितना रिस्क ले रहा हूं? सच जाने दे, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा।
उसके सामने लिखा 40%। अगर मैंने 100 यूनिट्स रख लिए तो क्या मेरा 10% रिस्क भी, 70 वाला भी, 80 वाला भी, 90 वाला भी और 100 वाला भी कवर हो जाएगा यार? अगर मैं 100 यूनिट्स रख लूं तो मैं 0 रिस्क ले रहा हूं, उसका सामने 40 लिखा हुआ। अगर मैंने 90 यूनिट्स रखे तो मेरा कितना रिस्क कवर हो जाएगा? फुल कंसंट्रेट। मैंने सवाल बदल दिए और 40% यार, बल्कि 30%। 90 रखने का मीनिंग क्या है? 70 डिमांड हो जाए, 10 भी कवर, 80 हो जाए, 90 तक चले जाए। लेकिन क्या 90 से ज्यादा भी जा सकता है? 90 से 100 तक भी गेम जा सकती है। तो 90 रखने का मतलब आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट 40% रिस्क। कौन सा रह जाएगा, कौन सा रिस्क रह जाएगा, कहां तक का कवर हो जाएगा? तो अगर मैं 70 से कम रखता हूं तो मेरा कोई भी रिस्क कवर नहीं हो रहा। और अगर मैं 100 या 100 से ज्यादा रख लूं तो फिर मेरा सारा रिस्क कवर होगा। 100 रखने का मीनिंग क्या है? 70 वाला रिस्क भी कवर हो गया। आगे बोली जाए 80 वाला भी, 90 वाला भी और 100 वाला भी। 100 वाला भी, 100 रख लिया अगर मैंने तो 100 वाला रिस्क भी कवर हो गया। फाइनल बता दें, अगर मैं 80 यूनिट्स रखूं तो मैं कितना रिस्क एक्सेप्ट कर रहा हूं? नहीं, मैंने मेरा ख्याल वर्ड फिर बदल दिए, एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैंने कितना कवर कर लिया 80 रख के? 30 कैसे? और मैं 90 वाला और 100 वाला रिस्क ले रहा हूं। डिमांड 90 पे भी जा सकती है और 100 पे भी जा सकती है। तो इफ आई एम मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ 80 इन दिस लीड टाइम, तो देन 90 की डिमांड हो गई या 100 की डिमांड हो गई, तो वो वाला रिस्क मेरा कवर नहीं होगा। कौन कौन सा हो जाएगा? 10 और 20 हो जाएगा। 70 और 80 मीन्स 30% कवर हो जाएगा और 70% रिस्क अभी भी रह जाएगा। अगर मैंने 100 रख दी, फाइनल बता दें, और या 40% रह जाएगा। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? दोबारा जरा देखें ये टेबल। नहीं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? 70 होने की इतनी, 80 होने की इतनी, 100 होने की इतनी। क्या 100 होने का मतलब सारी प्रोबेबिलिटी अगर मैं 100 रख लूं कवर हो जाएगी? सारे रिस्क का खदशा खत्म हो जाएगा। 90 रखने का मतलब कितना रिस्क का चांस रह जाएगा? 90 रखने का मतलब हमने क्या करना है जी? रिक्वायरमेंट पढ़ा जी, डेफिनेटली भी मैं वैसे मैंने कुछ बातें की हैं, मैं कंक्लूड करता हूं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का साथ रही दो। Whether a reorder level of 90 और 100 यूनिट्स वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अब डेफिनेटली वर्किंग 60 80 पे भी करवा सकता है। पहले एक छोटी सी जरा एग्जांपल देखें। क्या मांग रहा हमसे? हमने बताना है रीऑर्डर लेवल कौन सा अप्रोप्रिएट है। आप बताएं। अगर 90 यूनिट्स रखूंगा, वैसे पहले जुबानी जरा ट्राई कर लें, फिर इसका क्या प्रोसीजर वो लिखता हूँ। अगर 90 रखूंगा तो क्या स्टॉक आउट का खदशा रहेगा? स्टॉक आउट का खदशा रहेगा। कितने यूनिट स्टॉक आउट का खदशा रहेगा? 10 तक गेम जा सकती है। लेकिन उन 10 यूनिट्स के आउट होने का जो चांस है वो कितने परसेंट है? 40%। ऊपर जाए डाटा में, क्या एक यूनिट अगर आउट हो स्टॉक से तो कोई उसका नुकसान रुपीस में दिया हुआ है? अगर मैं 100 यूनिट्स रख लेता हूं तो स्टॉक आउट का खदशा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट्स रखने से कोई होल्डिंग कॉस्ट में इजाफा तो नहीं हो जाएगा? क्या होल्डिंग कॉस्ट भी रेलिवेंट है कहीं? वो 15 पर यूनिट। तब हमने बेसिकली वे किस चीज को करना है यहाँ? होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। 90 रखेंगे तो स्टॉक तो कम रख रहे हैं, लेकिन स्टॉक आउट का चांस ज्यादा रहेगा। स्टॉक आउट का चांस सॉरी रहेगा। और अगर हम 100 रख लेते हैं, स्टॉक आउट का खदशा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बच जाएगी। ऐसी सॉरी, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी। सॉरी, ज्यादा पड़ जाएगी। कौन सा खदशा कम खत्म होके कौन सा हो जाएगा?
आइए अब इसको लिखना कैसे होता है और सोचना कैसे होता है, आइए बिस्मिल्लाह पढ़ें। तरीका इसका ये होता है कि सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे, जब लिख के करना है कैंडी, और ये कुछ एक स्टोरी सी है जो फिर हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। कैलकुलेट एवरेज expected demand in lead time. अच्छा, एक वर्ड पहले था एवरेज स्टॉक, इसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आपस में। एवरेज स्टॉक लफ्ज कभी सुना? एवरेज स्टॉक अभी कैलकुलेट किया सर, होल्डिंग कॉस्ट के लिए कैलकुलेट करते रहे एवरेज, वो ऑर्डर साइज डिवाइड टू एवरेज स्टॉक है। वो मैंने क्या लिखा है, एवरेज डिमांड इन द लीड टाइम। अपना डाटा देखें, मुसलसल गौर से सुनिए मेरी बातें और डाटा देखना जहां मैं कहूं। देखिए 70 की एवरेज डिमांड है, 100 है, 80 है, 90 है। अब ये जो बात हम करने लगे फर्स्ट टाइम आ रही, इनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो 70 डिमांड होने का चांस कितना है, 80 होने का चांस कितना है, 90 होने का चांस कितना है, और 100 होने का चांस कितना है। तो इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एवरेज एक्सपेक्टेड डिमांड आया। कैसे? सुने मेरे से, पहले देखना है आपने, पहले देखना है आराम से, और बात कोई ऐसी नहीं है जो आपको लिखने में प्रॉब्लम आए। एक सेकंड, एक छोटी चीज डिफाइन करना, लीड टाइम हमारा इस क्वेश्चन में कितना है, 1 वीक, वो तो स्पेसिफाई करना है। जी सर, एवरेज निकालने का तरीका ही होता है डिमांड मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। एक और बोल दे, बाकी फिर लिख लीजिएगा। 80 into 20%, कंप्लीट करें। नाइनटी बाई चांस आंसर है प्रोबेबिलिटीज की वजह से। ये है क्या? पूरा बोल दे, हेडिंग, पूरी हेडिंग बोल के तो बता। इन द लीड टाइम, अगले वर्ड्स लिखें, एवरेज एनुअल डिमांड। अभी लफ्ज सुना एनुअल डिमांड? यस सर। सालाना डिमांड, ये हर हफ्ते की डिमांड है। हाँ सर, पूरे साल। ये 90 90 90 90 90 एक वीक ही है, ठीक है। अब और अब क्या निकाल रहा हूं मैं, एवरेज एनुअल डिमांड इन द ईयर। हिम्मत, ये हिम्मत करनी बाप ने, क्या करूं, 90 मल्टीप्लाइड बाय, हमें वीक्स में डेटा दिया है, और 48 उसने बताया, अगर ना बताया तो याद रखना कितने होते हैं, 52। व्हाट इज 4320? Annual, average annual demand है। जी, इन द ईयर, Annual demand है तो चलो इन द ईयर मिटा देता हूं, लेकिन लिखा वैसे रहने दे, अगर एम्फसाइज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मुझे तो इसमें इतराज नहीं। एवरेज एनुअल डिमांड ड्यूरिंग 48 वीक्स, थोड़ा बदल देता हूं, इन द ईयर्स 48 वीक्स। क्या है ये? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर पता चल सकते हैं? Yes sir. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कभी कैलकुलेट किया हमने? कैसे? तो एवरेज डिमांड एनुअल डिमांड, सॉरी एनुअल डिमांड, सॉरी बट सही कर लेते हैं जरा प्लीज, बोल दे फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइड बाय
ऑर्डर साइज ढूंढे 270 क्या है 270 अगर वो आपको कह देता कि ऑर्डर साइज EOQ की बेस पे हम रखते हैं और ये 270 बताता ना, तो क्या EOQ का फार्मूला याद है सर? बता दें जरा, भूल रहा मुझे यार। सिक्सटीन क्या निकाला मैंने? नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये ठीक है सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जरा लीड टाइम ढूंढे, लिंक बनता है इनका आपस में। हमारे ड्यूरिंग द ईयर कितने वीकली लीड टाइम्स होंगे? व्हाट इज 16 जो अभी ये निकाला भी, ये ऑर्डर्स है। अगर आप क्या 16 दफा साल में ऑर्डर देंगे? 16 दफा ये लीड टाइम आएंगे। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ? therefore there will be 16 lead times during the year. There will be 16 lead times of 1 week, just to specify. Each year. एक साल में तो 48 हफ्ते हैं। सही क्लियर करें, सही क्लियर करें। ये नहीं कि हमने हर हफ्ते चीजें मंगवानी है। हमारा डेटा क्या कहता है कि हमें 16 दफा ऑर्डर दे के चीजें मंगवानी। हमें हमारा ऑर्डर साइज कितना है ढूंढने, जरा एक दोबारा रिलेशन 270। हमारी टोटल डिमांड कितनी है? ऑन एवरेज हमारी डिमांड कितनी होगी? 4320 डिमांड होगी। इट मींस हमें कितनी दफा 270 यूनिट्स मंगवाने पड़ेंगे? 16 दफा। 16 दफा मंगवाने पड़ेंगे। तो एक दफा अगर ऑर्डर देंगे तो वो कितने दिनों में आएगा? कितने वीक में? एक वीक में आ जाएगा। तो कितनी दफा ये एक वीक का सर्कल चलेगा? 16 दफा। 16 दफा 16 दफा, कोई इशू नहीं। अपनी लैंग्वेज बेहतर है, हजम नहीं आता। तो यहाँ तक बड़ा जब हो जाएगा तो देन उसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन की जो असल रिक्वायरमेंट उसकी बहस कर सकते हैं। आज हमने क्या फाइंड आउट करना, हमने क्या देखना है? तो पहला क्या बन जाएगा? इफ री ऑर्डर लेवल इज, एक हेडिंग बनाया था, इफ री ऑर्डर लेवल इज 90 यूनिट्स, अब हमने ये देखना है कि 90 यूनिट्स का अगर री ऑर्डर लेवल हम रख लें, क्या मतलब री ऑर्डर लेवल? जरा दोबारा सोचना। अगर इतनी यूनिट ऐड जाए तो हम, हाँ जी, अगर 90 पड़े हों और हम ऑर्डर कर दें, तो अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या नेट इफेक्ट बनता है। ठीक है सर, सबसे पहले ये डिसाइड करें क्या ये हो सकता है, डाटा देखें कि डिमांड 90 से ज्यादा हो जाए। कितने परसेंट रिस्कवर हो गया हुआ? 60%। सही क्लियर है सबको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली यहाँ तक आप जरा ये बता दें, अगर 90 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रख लें तो 60% रिस्क कवर हो चुका है। इसका काइंडली जरा आंसर दे दें। सबको ये बात समझ आती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो, अब आगे मैं जो लिख रहा हूं बेहतर यही होगा कि पहले आप आराम से डाटा देख के बात समझ लें मेरी। इसका मतलब अब हमें इस चीज का तो कंसर्न कोई नहीं है कि डिमांड 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 60% तो कवर है।
हमारा खदशा क्या है? इफ अगर इस सिचुएशन पे डिमांड हो गई, डिमांड इज, बताएं खदशा आप किसका है? 100 का। इफ डिमांड इज 100 then there will be stock out of 10 units। लिखो 10 तक कैसे पहुंचा? 100 गई और हमने 90 रखे हुए। अच्छा एक सेकंड और बिफोर वी स्टार्ट टू मूव अहेड, क्या ये हो गया है एक्चुअली इवेंट? हम पीरियड के स्टार्ट पे खड़े ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता भी होना क्या। हम क्या डिसीजन लेने लगे हैं कि अगले साल रीऑर्डर लेवल क्या रखें, वो फिर बाद में देखेंगे एंड में क्या निकलता है, और फिर अगले साल की दोबारा प्लानिंग करना है। तो वी आर सिटिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और अभी कोई एक्चुअल इवेंट नहीं हुआ, ये सब एक्सपेक्टेशंस की बेस पे। इसको ज़हन में रख के वर्किंग कीजिएगा। जी लिखें। जी नोट कर ली? Yes, sir. दोबारा फिर लिखने की ख्वाहिश खत्म करना। अब डिमांड 100 होना, डिमांड 100 होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? अब इस जो मैं ये वर्किंग सी कर रहा हूँ इसका शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन हम प्लीज अगर इस स्टोरी को समझ लेंगे तो बाद में शॉर्टकट्स बनाते रहेंगे। तो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, वो सारी चीजें आपके सामने आ रही तो जब मैंने लास्ट टॉपिक करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड 100 इज लिखें व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट? कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट इज 5 पर यूनिट। लिखें नुकसान ऑफ स्टॉक आउट। डन है सर? हजम नहीं आता? अब यहां पे रुक के जरा पहले पूरी पिक्चर अपने जहन में सही सेट कर लेंगे। हमारा लीड टाइम कितना? 1 week. पहले किसी एक वीक को जहन में रखो। उस वीक में अगर हमने रखे हुए 90 यूनिट्स और डिमांड हो गई 100 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स स्टॉक आउट हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है। यहां तक मैंने सही बोला? लेकिन क्या इसके इस खदशे के होने के 10 यूनिट स्टॉक आउट हो जाएंगे साल में 16 दफा है? इस चीज का खदशा, हमने 90 यूनिट्स का फॉर एग्जांपल रीऑर्डर लेवल सेट कर दिए, तो हम जब भी कभी 90 यूनिट्स रह जा करेंगे ऑर्डर दे दिया करेंगे, लेकिन डिमांड कहां तक जा सकती है? 100 तक जा सकती है, किसी एक वीक में 100 तक जा सकती है। तो 10 यूनिट स्टॉक आउट हो जाएगा। क्या इस 10 यूनिट के स्टॉक आउट होने का चांस साल में 16 दफा होगा? इस 16 दफा कहां आ रहा बीच में? तो नेक्स्ट एक लाइन जरा लिखें, नंबर ऑफ टाइम्स
this stock out can occur during the period, during the year. आंसर बताएं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताएं। नंबर ऑफ टाइम्स, ये सेंटेंस पे से मेरा क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ट्रांसलेशन करना रखना। मैंने क्या पूछा आपसे? एक साल में कितनी दफा इस स्टॉक आउट का खदशा मौजूद है, हो सकता है? एक दफा बस, ठीक है। 48 दफा, 48 वीक्स है। लीड टाइम्स में ये खदशा है, हमने ऑर्डर दिया हो, नया ऑर्डर पहुंचा ना हो और उधर से शॉर्ट हो गया हो, यूनिट शॉर्ट हो जाए, तो ये चांस कितनी दफा है? तो किस चीज को अब हम इसे कंसिडर करना शुरू हो गए, किस चीज को इधर ले आए? ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ लीड टाइम्स, तो 16 टाइम्स ये चांस हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर। हो गया है, हो सकता है। देखें, अब यहाँ बेटा हम पहले कैलकुलेटर पे एक छोटी सी वर्किंग कर देखते हैं। फाइंड आउट, अब यहाँ से ये हो जाएगा एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। हेडिंग लिख लें, फिर शायद इंडिविजुअली भी ट्राई करते हैं कुछ सोचने की। इंडिविजुअली इन सेंस जरा और अपना अपना अलग अलग सोच एनुअल नहीं, एक मिनट, मैडम फिगर नहीं पूछी आपसे मैंने, मैं हेडिंग लिखा, आपने उसमें बस एक चीज मिस कर दी, वो मैंने बतानी। फाइंड आउट क्या करना लगा मैं, क्या 90 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखने से कुछ स्टॉक आउट का खदशा है? सर जी है, तो मैं पूरे साल का स्टॉक आउट का खदशा निकालने लगा कि उसकी एनुअल कॉस्ट क्या हो। एक यूनिट के स्टॉक आउट होने का खदशा क्या है? सॉरी, एक यूनिट अगर स्टॉक आउट हो गया तो कितनी कॉस्ट इंकर होने का, कितने नुकसान का खदशा? 5 रुपए। अब कैलकुलेटर आप, हाँ ठीक है, शायद राम। सबसे पहले लिखें अपने पास 10 यूनिट, और जो लिख रहे हैं इनको आराम आराम से तसल्ली से ज़हन में सेट करके स्टोरी बनाएं। जी ठीक है बेटा, ठीक बता रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो लोग सोच रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन काइंडली तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बात बिल्कुल ही खत्म हो जाए, नहीं से एक दफा सही तरह सोच के खत्म हो जाए। आपने जो 10 लिखा है क्या है? स्टॉक आउट यूनिट्स इन अ लीड टाइम, इन वन लीड टाइम। इसको इंटू 16 क्यों करवा रहा हूं? करने से पहले सोचा 16 दफा ये स्टॉक आउट हो सकता है, इंटू 16 करें। नहीं ठीक है, आंसर तो आ ही जा रहे हैं, आंसर का इशू नहीं है। 10 क्या था, बोले बोले यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट इन अ लीड टाइम, इन वन लीड टाइम। देयर विल बी हाउ मेनी लीड टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर? इंटू 16 किया आपने, ये जो भी आया 160 यूनिट्स आ गए। ये 160 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक आउट हो सकते हैं। आप ढूंढे कहीं 5, और 5 से मल्टीप्लाई करें जरा। नहीं, यहाँ जो भी फिगर है इसका मीनिंग बताएं। इतना नुकसान हो सकता है अगर हर स्टॉक आउट में, सॉरी, अगर हर लीड टाइम में 10 यूनिट लॉस हुए तो साल में ये 16 दफा इवेंट हो सकता है, और देन ये 5 रुपए से मल्टीप्लाई होकर 800 रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिरी चीज, क्या इस 800 रुपए का नुकसान होने का कोई चांस है? 100% चांस है। अगर 100% चांस है तो आपका आंसर 800 आ गया। सपोज हर स्टॉक आउट पे, हर सॉरी लीड टाइम में 10 यूनिट स्टॉक आउट होना ही होना है, और 16 दफा होना ही होना है, और 5 रुपए का नुकसान होना ही होना है, तो कहानी एंड हो गई। 800 क्या है? 800 का टोटल नुकसान होना। लेकिन क्या ये 800 का नुकसान होना 100, इस 800 के नुकसान होने का चांस 100% है? इसका कितने परसेंट चांस है? 40%। तो इंटू 40%। तो हमारा स्टॉक आउट की वजह से कितने रुपए का नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी अगर 40% है, तो कितने रुपीस का नुकसान एक्सपेक्टेड है? 320।
समझ आ रही है 320? अब मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मैं जरा दोबारा 320 तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं कैसे पहुंचूं? 10 क्या है? 16 क्या है? 16 दफा 16 दफा होता 5 रुपए क्या है? पर यूनिट और 40% इसका चांस। So what is the stock out cost in this scenario? 320. समझे सर? बचपन याद आ रहा है यार, पीएम याद आ रही। ये ऑनलाइन स्टोर्स प्रोडक्ट्स क्लियर? देन सर जी अब हमने 320 जो फाइंड आउट किया, ये तो होगी एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। सेकंड लेग हेडिंग लिखा था, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की बजाय एक लफ्ज लिखा था, वो शायद ज्यादा आपको बेहतर तरह क्लियर हो जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। बफर स्टॉक होल्ड, बफर स्टॉक के वर्ड से क्या पता चला आपको? क्या स्टॉक आउट के खदशे से बचने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा रखने लगे और फिर अब क्या देखेंगे हम? उसकी होल्डिंग कॉस्ट है, फिर शायद टोटल कॉस्ट आएगी। तो बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक इसका फॉर्मूला पता है? मैक्सिमम एवरेज की गेम है। तो अब जरा हिम्मत कीजिएगा जरा, हम इस स्टोरी में अपनी हेडिंग देखा जरा, मैक्सिमम कितने रखना चाहते हैं? नहीं मैक्सिमम नहीं रख रहे, हम 90 रख रहे हैं। हम 90 रखना चाह रहे हैं। हम मैक्सिमम कहां तक जाना चाह रहे हैं? 90। अगर फॉर एग्जांपल हम सेकंड सिनेरियो करेंगे तो हम कितना रखना चाह रहे हैं? सेकंड सिनेरियो हमारा 100 वाला ही यार, रिक्वायरमेंट ही यार। हम रखना कितने चाह रहे हैं सर? इस वक्त रखने कितने चाह रहे हैं? 90। अब जरा कहीं ढूंढने, अब वर्किंग हुई भी है, एवरेज डिमांड है कितनी? एवरी डिमांड पहली वर्किंग। क्या हम एवरी डिमांड जितना ही रखना चाहते हैं? क्या हमारा रीऑर्डर लेवल सर जी एवरी डिमांड के बराबर ही है सर? सर जी एक ही बात है सर, ये क्या है वो क्या है? ये रीऑर्डर लेवल है और अकॉर्डिंग टू द वर्किंग हमारी एवरी डिमांड भी वही आई है। तो क्या हम इक्वल टू दैट रख रहे हैं? विच मीन्स हम इस केस में कोई बफर स्टॉक नहीं रख रहे। अगर हम 100 रख रहे होते और एवरी डिमांड 90 है तो क्या जो 10 एक्स्ट्रा रख रहे हैं फिर वो बफर स्टॉक है? फॉर एग्जांपल हम 150 रख रहे हैं और एवरेज 90 है तो 60 बफर स्टॉक है। वाई यहाँ बफर स्टॉक नहीं है? हम कहां तक जाना चाह रहे हैं? 90 तक। और क्या वो 90 एवरेज के मुताबिक आ गया है? क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा? फर्स्ट करें एवरेज 60 आता, क्या हम 30 बफर स्टॉक रख रहे हैं सर? तो व्हाट इज दिस फर्स्ट 90 जो हम रख रहे हैं? नहीं सर, जो हम रख रहे हैं, और इसको किससे कंपेयर करा मैं? एवरेज से। और आंसर कितना आया? हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं रख रहे, देयरफॉर हमें कोई एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट इंकर नहीं करनी पड़ रही। आए 0 तक, 0 बफर स्टॉक। Why 0? We are, देखिए एक सेंटेंस, we are holding, या इस तरह से लिखना है, our reorder level is, हमारा reorder level is, नहीं हमारा our reorder level is equal to average expected demand. So therefore sir, what is the total cost at a reorder level of 90? Safety stock,
प्लस होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, इस केस में जो परचेज प्राइस वगैरह है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्या ऑर्डरिंग 16 ही रहेगी? तो इस वक्त रख स्टॉक आउट के खदशे से बचने के लिए स्टॉक रखे या नहीं, कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट होंगी? मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक आउट से खदशे से बचने के लिए क्या रखते हैं? बफर स्टॉक। तो उसको रखने की कॉस्ट और फिर स्टॉक आउट कॉस्ट और बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। सोचने क्या यही रेलिवेंट नहीं होगी? हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा रखें तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, और उसको रखने से स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी और कितनी रह जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी। तो कौन सी जीरो क्यों हो गई? नहीं, जीरो क्लियर नहीं हो रहा। वाई दिस अमाउंट इज फाइनली जीरो? हम कुछ एवरी डिमांड से ज्यादा नहीं रखते, ठीक है? यानी कंफ्यूजन। अब एक वर्किंग करवा देना जल्दी से, रीऑर्डर लेवल ऑफ 100 पे। और प्लीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, 90 और 100 मांगा हुआ, बाकी अभी फिर डेफिनेटली और वर्किंग्स करते हैं। जी सर, अगर रीऑर्डर लेवल 100 हो जाए तो आपने बताना है एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी। स्टॉक आउट तक पहुंचे हम कैसे? जरा पिछला रिवाइज करें, 90 वाला भी। हम 320 तक पहुंचे कैसे? अगर डिमांड हो जाए 100, ऐसे ही था, तो अब हमने रखनी है 100। अगर डिमांड हो जाए 70 तो 30 यूनिट स्टॉक आउट हो जाएंगे। पर जाने दो, हमने रख लिए हैं 100, हमने रख लिए हैं 100। अगर डिमांड हो जाए 70 तो 30 यूनिट स्टॉक आउट हो जाएंगे, वो बेचारे एक्स्ट्रा पड़े रह जाएंगे। अगर डिमांड होगी 80, अगर होगी डिमांड 90 और अगर हो गई डिमांड 100, तो कोई स्टॉक आउट का खदशा ही नहीं रहा। क्यों? क्या हमने मैक्सिमम रख लिया जहां तक डिमांड जा सकती है। इस केस में अब कौन सी कॉस्ट क्यों नहीं आएगी? कौन सी कॉस्ट क्यों नहीं आएगी? स्टॉक आउट कॉस्ट क्यों नहीं आएगी? हमने बेटा 100% इस कवर कर लिया। ये दोबारा एम्फसाइज करना, जरा दोबारा टेबल देखना। अगर मैं 80 यूनिट्स रखता तो मैं कितने परसेंट रिस्क ले रहा हूँ? मैं 70% ले रहा हूँ। डिमांड 90 पे जाती तो इसका भी 30% चांस है शायद। देखिएगा 30 नहीं, उसका मेरा ख्याल 80 से 90 पे जाके 30% उसका भी चांस है, और 90 की बजाय 100 पे भी जाने का चांस एक्स्ट्रा 40 भी था। लेकिन अगर मैंने 100 रख लिए तो क्या मैंने सारे खदशात, सारी प्रोबेबिलिटी, सारी परसेंटेजेस कवर करनी है? तो देयर विल बी नो स्टॉक आउट इन दिस केस, एंड देयरफॉर देयर विल बी नो स्टॉक आउट कॉस्ट, as we have maintained, as we have a reorder level of, as we have a, एक छोटा सेंटेंस लिखा है, as we have a reorder level of maximum requirement शायद, therefore no chance of stock out. कौन सी कॉस्ट जीरो हो गई? कौन सी रह गई? किसकी? बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। अरे करवा दे, खुद से करेंगे जरा, खुद से वाइंड अप करेंगे, पहुंचे आखिरी लाइन तक, आखिरी आंसर तक। जी जी, एनुअल बेसिस से बफर स्टॉक फिर मेंटेन करेंगे ना। कैसे आएगा बफर स्टॉक? 100 रख रहे हैं और एवरेज कितना है? 90। कितने एक्स्ट्रा हैं? 10 एक्स्ट्रा हैं, 10 यूनिट्स।
और मल्टीप्लाई बाय क्या ढूंढे, 15 क्या ढूंढे, पर यूनिट पर आएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या यही 150 टोटल आंसर भी है? व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इफ अ रीऑर्डर लेवल इज सेट एट 100 यूनिट्स? 150 डिसीजन है। 100 वाला क्यों सही है? होल्डिंग कॉस्ट पड़ तो रही है, एक्स्ट्रा पड़ तो रही है, लेकिन कौन सा रिस्क, कौन सी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी अगर हम 90 पे चले गए? स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, तो फाइनली कंक्लूजन लिखें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए सारी स्टोरी में सर? We should have a reorder level of, we should have a reorder level of 100 units। एक दफा जरूर मुझे दोबारा बता दें, रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? ख्वाहिश मेरी जरा ये है कि हम जरा ये खौफ, पता नहीं ये क्या होने लगा, खत्म करके अगर जा सके और टाइम है तो इनवर्ट टू 98 को जल्दी से जंप मारेगा। खान लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन होगा। एक रिक्वायरमेंट जरा ढूंढना, पेज नंबर 299, evaluate which of the following reorder levels will maximize KL's profit। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जो शायद थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट हो गए, कौन सा रीऑर्डर लेवल होगा जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देगा जहां खर्चे कम होंगे? तो किस किस लेवल पे वर्किंग मांग रहा है? 1000 यूनिट्स और 50 यूनिट्स। कंसंट्रेशन का सिर्फ काम है। आ जाए वापस पीछे पेज। खान लिमिटेड इंपोर्ट्स एंड सेल्स प्रोडक्ट AA। KL is faced with a situation where lead time is mostly predictable, underline, but lead time usage varies quite significantly। क्या predictable है mostly, लेकिन क्या बदल जाता है? हाँ नहीं 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 सर, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम नहीं, रीऑर्डर लेवल की क्वांटिटी, महीना तो वही रहता है लेकिन वो कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है वो शायद चेंज हो जाती है। क्या बदल जाता है, क्या कांस्टेंट रहता है? मुझे लगता है वो बदल जाता है, वो ऐसे। चले ठीक है, चले कोई एक कांस्टेंट रहती चीज, एक वेरी कर जाती है। Data collected for past 3 years shows that a probability for lead time usage is as follows। दोबारा ये टेबल पढ़ के समझने की कोशिश करें। 1000 यूनिट्स तक डिमांड जाने का चांस 30% है। 660 यूनिट्स डिमांड जाने का चांस 50% है, और 450 यूनिट्स की डिमांड होने का चांस 20%। अगर मैं 450 यूनिट्स रख लूं तो मेरा रिस्क कवर हो जाएगा 100%। और यार पहले जब आखिरी देख रहे थे टेबल में, पिछले जाकर देखे तो सारा कवर हो जाता था यार, क्या हो गया? क्या ये भी हो सकता है? तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अगर 660 यूनिट्स रख लूं, बल्कि सॉरी एक और एंगल से सुने जरा, मेरे ख्याल उससे तो आप यूज हो गए। अगर मैं 450 यूनिट्स रखूं तो 20% कवर हो जाए। मैं क्या रिस्क उठा रहा हूं? ठीक है, लेकिन शायद अलग-अलग भी सोचना चाहिए। 450 से 660 डिमांड अगर चली गई तो उसका रिस्क 50% है।
ऐसे ही है ना सर, और डिमांड 1000 तक भी जा सकती है ऐसे ही। बहरहाल आई एम विलिंग टू टेक हाउ मच रिस्क, अगर मैं 450 रख रहा हूँ, आई एम विलिंग टू टेक हाउ मच रिस्क अगर मैं 660 रख रहा हूँ, नहीं आई एम विलिंग टू टेक, 30 आई एम विलिंग टू टेक हाउ मच रिस्क अगर मैं 660 रख रहा हूँ, ना ना यार ना, आई एम विलिंग टू टेक हाउ मच रिस्क, 70 तो कवर हो जाएगा। पता नहीं मेरी सेंटेंस से समझ उलट तो नहीं समझ रहा, मैं कितने % रिस्क ले रहा हूं अगर मैं 660 यूनिट्स रखूं, 30% कितने % कवर कर लूंगा मैं, आई एम विलिंग टू टेक हाउ मच रिस्क 70, नहीं सर, मैं कितने % रिस्क कवर कर लूंगा। आगे बढ़े, एनुअल डिमांड इज 8640 यूनिट्स, एनुअल डिमांड है ये, नहीं वो और चीज है, हमने जो किया था मैं सामने रख के करूंगा, ये है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मींस सालाना डिमांड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40 per unit, purchase order are raised on the basis of EOQ, ठीक है। लास्ट, annual holding cost is 100 per unit, whereas cost of placing an order is 6750, cost of placing an order cost per order, नहीं इसका काम पड़ गया। अब आपने करना ये है कि एग्जैक्टली आपने जो पहले मेरे साथ एक प्रोसीजर डिस्कस किया उसी तरतीब को एक दफा मेरे साथ दोबारा कर लेना ताकि ये प्रोसीजर सा सेट हो जाए, लॉजिकली सोचते, लेकिन अब फॉर्मेट ना बदलना और कोई शॉर्टकट अभी भी ना लेना। पहली हेडिंग लिखा है, नहीं सर ना कर सर, नहीं सर अभी इसकी जरूरत नहीं, जब पड़ेगी जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वर्किंग करेंगे। एग्जैक्टली देख के बता देगा क्या किया था पहले, तो कैलकुलेट एवरेज, नहीं वर्ड कम नहीं कीजिएगा, पूरे बोल के बताया, एवरेज एक्सपेक्टेड डिमांड इन लीड टाइम, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेट एवरेज एक्सपेक्टेड डिमांड in a lead time which is now 1 month, लिखे पहले हेडिंग, कैसे किया था ये, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ऐसे किया था सर, प्लस 660 बोल दो सर इंटू 50% प्लस 450 मल्टीप्लाइड बाय 20%, is equal to sir 720, सॉल्व करिएगा। क्या है ये 720 यूनिट, सही पूरा बताइएगा। हर लीड टाइम में ऑन एवरेज 720 यूनिट्स की डिमांड महसूस हो रही है। अगला स्टेप क्या किया था, पिछला पेज देख जल्दी, एनुअल डिमांड कैलकुलेट की थी, इधर गिवन भी है लेकिन हम जरा रिवाइज कर लेते हैं, अगर गिवन ना होती तो आगे से जाती है। एनुअल डिमांड ऐसे ही था, क्या वर्ड्स थे, यही वर्ड्स थे, पूरे वर्ड्स अगर कुछ और तो बताइए। एवरेज एनुअल डिमांड इन द ईयर, लेकिन वो आपने कहा था ना ही लिखो, एनुअल लिखा हुआ। एनुअल डिमांड कितनी गिवन है, ढूंढे कहां गिवन है, लेकिन अगर ये 8640 गिवन ना हो तो कैसे निकालनी थी, पिछले पेज पे भाग के 90 जरा 48 की जगह यहाँ जरा वर्ड बदले, 720 जरा 12 क्यों, मंथली लीड टाइम 12 महीने मंथली डिमांड है जी ठीक है, वो कर लेते हैं आहिस्ता।
और आंसर आपका सेम ही आना चाहिए, वो सेम ही शायद आ रहा है। अगर ये गिवन ना होता, क्या गिवन ना होता तो आप कैसे निकाल लेते? अकॉर्डिंग टू सवाल बोले मंथली डिमांड इनटू 12 एनुअल डिमांड। डन सर? डन है सर? जी सर। अगला काम क्या किया था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे? ना 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 ना, ये नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ऑर्डर आते कैसे हैं? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज चाहिए। क्या हर महीने ऑर्डर देना है? क्या 12 ऑर्डर देने हैं? हमने ये देखना है कि कितनी दफा ऑर्डर देना पड़ना है। तो कितनी दफा ऑर्डर देना पड़ना कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट होगा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। अब ऑर्डर साइज ढूंढे, और वो पॉइंट नंबर 3 उसने क्या बताया आपको कि ऑर्डर साइज किसके एंगल से है। पिछला सवाल में क्या था? जल्दी से फॉर्मूला बोले। कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे, नेक्स्ट पेज का स्टार्ट 6750 एनुअल डिमांड 8640 डिवाइडेड बाय व्हाट इज पता है मिल रहा है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 100। फिगर्स के नाम बोले। 2 के बाद 6750 क्या है, 8640 क्या है, 100 क्या है, आंसर क्या है? आंसर सर क्या है? व्हाट इज 1080? इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स से कौन है? व्हाट इज 8 ऑर्डर्स इन अ ईयर। ठीक है, इन अ ईयर 8 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे इन द ईयर। बस बाकी बात इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। जब रहने दें, यहाँ तक खत्म करके उठ रहे हैं। जो हुआ है कुछ कंफ्यूजन तो नहीं सर? नहीं बाकी आपने बिल्कुल नहीं करना। ये वाली चीज अभी आप मेरे साथ करें, आपने बाकी यकीनन काम करना है, लेकिन एक अच्छा सा काम करना। आज एक होमवर्क जरा इसी का रखें, जरा इन्हीं पेजेस पे जहां पे है। कौन से पेज पे? रिवाइज तो आप बहुत ज्यादा करते हैं। पेज नंबर ढूंढने जरा 295, पेज नंबर 295। जिन बड़ा लोगों का रिंग रहता है ठीक है, उससे भी टाइम दें कुछ आज नहीं तो, लेकिन कल दीजिएगा, पहले इसे दें जरा। आपने इस तरह करना है, जमाल जो था नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा इशू है, वो मेरे लिए है। जमाल को दोबारा रिवाइज करके जरा काइंडली इस कराची लिमिटेड को टाइम देना, ठीक है? इसमें इश्यूज हैं, इंशाल्लाह वो फिर देखते हैं कल या परसों डिस्कस हो जाए। अल्लाह हाफिज़ सर। पेज नंबर कौन सा सर? ये कराची 295। जमाल वो यार 404 सफे पे थे यार। जमाल मासूम जमाल नहीं, आधा सा सवाल था सर। पेज नंबर 295। अल्लाह हाफिज़। रिवाइज करके करना है, मैंने कब कहा नहीं किया? कल वाला रिवाइज करके काइंडली इस तरफ आइए। अल्लाह हाफिज़।